बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज हम तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इससे पहले हमने पढ़ा था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और उसमें मैंने आपको बताया कि उसका डिफेक्ट क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस बाय लूजिंग इट्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज करते हुए न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो ये डिफेक्ट था जिसको बाद में बोहर ने जो है वो अपडेट किया बाय यूजिंग दिस थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बोहर का एटॉमिक मॉडल हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पता ना, हम इसको रीड ना कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट था जिसने 1900 के अंदर ये थ्योरी जो है वो पेश की। इसका नाम है जी हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम का वर्ड आपने पहले भी फिजिक्स के अंदर जो है वो सुना हुआ है। व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटम? ठीक है। डिफेक्ट का जिक्र मैंने क्यों किया? रदरफोर्ड का जो डिफेक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैं दोबारा यहाँ पे वो डायग्राम बना देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग हमने कल स्ट्रक्चर बनाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है और डेट इज न्यूक्लियस। तो इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस बाय लूजिंग इट्स एनर्जी। एटलीस्ट इसे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो इस चीज़ को बाद में जो है वो अगर इस तरह से हो जाता है तो आपके पास एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस चीज़ को बाद में अपडेट किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से हमने। वो क्या है जी? एनर्जी। अब मेन पास्टुलेट में आपको बता रहा हूँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के क्या है जी? एनर्जी always travels in a discontinuous manner. In a discontinuous manner. Discontinuous क्या है? हमने कल बात की थी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली जो है वो अगर मूव कर रहा है तो इट शुड कॉन्टिन्यूसली रिलीज एनर्जी। इसको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी जो है वो रिलीज करनी चाहिए। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स, एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है इन अ डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर। डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूसली नहीं होगी, कुछ वक्फे वक्फे से कभी रिलीज हो गई कुछ अमाउंट, फिर वो अमाउंट अब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर दूसरी अमाउंट रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से कुछ थोड़ी थोड़ी करके ये एनर्जी जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में रिलीज होती है। सारी की सारी एनर्जी एक ही दफा रिलीज नहीं हो जाती। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी कॉन्टिन्यूअस मैनर में जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर होगी। ठीक है। एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर इन द फॉर्म ऑफ टिनी डिस्क्रीट यूनिट्स। इन द फॉर्म ऑफ टिनी डिस्क्रीट यूनिट्स। अब वो टिनी डिस्क्रीट यूनिट्स क्या है? कॉल्ड एज क्वांटा। उन टिनी डिस्क्रीट यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं, यानी एनर्जी के पैकेट्स। व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटा? क्वांटा आर द एनर्जी पैकेट्स जिनके अंदर एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जी, आपके पास कोई भी चीज है, अगर वो 10 kg है तो 10 kg अगर आप एक ही दफा किसी को दे देते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस मैनर बन जाएगा। लेकिन अगर आप उस 10 kg को इस हिसाब से दें कि आप 2 kg वन टाइम दें, 4 kg वन टाइम दें और उसके बाद आप 4 kg जो है वो वन टाइम दे दें, तो ये डिफरेंट क्या है? इसके पैकेट्स हैं। ये कॉन्टिन्यूअस मैनर है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर। डिफरेंट इसके पैकेट्स बनते हैं। इस तरह एनर्जी भी जो होती है वो सारी की सारी एक ही दफा रिलीज नहीं होगी, ना ही अब्जॉर्ब होगी, ना ही इमिट होगी। एनर्जी की टू ही फॉर्म्स होती हैं। एनर्जी में भी रिलीज, मे बी एब्जॉर्ब, मे बी इमिटेड, मे बी अब्जॉर्ब। तो दो तरह से एनर्जी जो है वो आपके पास ट्रेवल करती है, या तो वो रिलीज हो सकती है या वो अब्जॉर्ब हो सकती है। तो एनर्जी के पैकेट्स हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर जो है वो मूव करते हैं। अगर हम सनलाइट की बात करें, इन केस ऑफ सनलाइट, तो फिर ये क्वांटा जो हमारे पास है या एनर्जी के जो क्वांटम यूनिट है इसको हम क्या बोल देते हैं जी? फोटॉन बोल देते हैं। ये सारी बातें आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ी हुई हैं। फोटॉन्स, दीज आर कॉल्ड एज फोटॉन। सनलाइट से आपके पास जो क्वांटम यूनिट या एनर्जी के जो पैकेट्स आते हैं उनका स्पेशल नेम है, दैट आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी? दोबारा सुन ले। एनर्जी मे बी एमिटेड, मे बी अब्जॉर्ब्ड इन अ डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर।
एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में कि सारी की सारी कॉन्टिन्यूसली एक ही दफा रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होगी, हमेशा वो कुछ छोटे छोटे टीनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज क्वांटा, और अगर हम सनलाइट की बात करें तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। द सेकेंड पॉइंट इज द एनर्जी emitted or absorbed. The energy emitted or absorbed is always directly proportional to the frequency of radiations. Is always directly proportional to the frequency of रेडिएशंस। जो भी आप रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, जिसकी भी बात करें, व्हाटएवर, जब एनर्जी ट्रैवल करती है, जब आपके पास लाइट वेव्स या कोई भी पार्टिकल है वो ट्रैवल करता है, तो एनर्जी का जो डिफरेंस आता है, ये जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही थी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। हम इसको एक्सप्रेशंस की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब न्यू क्या है, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। न्यू को हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखा है। इक्वेशन नंबर 1, जब आप इसका प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो आपके पास एच न्यू आ जाएगा, डेट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। इट्स वैल्यू 6.626 10⁻⁻34। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां पे मैंने लिखा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखिए, ये पूरा अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये तमाम डेफिनेशंस लिखने के बाद आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू a unit per second. Number of waves passing through a unit per second. ठीक है जी। नंबर ऑफ वेव्स, यानी हम वेव्स की बात कर रहे हैं, ये वेव होती है, ठीक है जी। एक क्रस्ट और ट्रफ से मिलके वेव बनती है, या फिर हम इसको यूं भी लिखते हैं कि क्रस्ट और ट्रफ का दरमियानी फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो एक वेव ये होती है कि क्रस्ट और ट्रफ मुकम्मल हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एक वेव बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, नंबर ऑफ वेव्स जो गुजरती हैं एक सेकंड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं जी, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला यहाँ पे हमने लिखा है, इसको हम शो करते हैं न्यू से। न्यू NEU, न्यू इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आएगी वेवलेंथ की। वेवलेंथ को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल के साथ। वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखें जी, वो क्या है, द डिस्टेंस, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स, ठीक है जी। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, कि आपके पास अगर कोई वेव जा रही है, ये हमारे पास क्या है जी, कोई भी वेव है, तो यहां से लेके यहां तक का ये जो आपके पास ट्रफ बनते हैं, इनका डिस्टेंस, ये भी वेवलेंथ कहलाता है। या फिर आपके पास यहां से लेके यहां तक का जो आपके पास टू एडजेसेंट क्रस्ट हैं, इनका डिस्टेंस भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ क्या हुई, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में एक चीज रहेगी, वेव नंबर, उसकी भी डेफिनेशन देख लें। उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरफ जाएंगे, हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। वेव नंबर को आपने कंपैरिजन करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी की मैंने डेफिनेशन लिखी थी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर सेकेंड। यहां पे मैंने जो आपके पास लिमिटेशन लगाई है वो टाइम की है, पर सेकेंड, यानी नंबर ऑफ वेव्स जो एक पर सेकंड में से जो है वो किसी यूनिट में पास करती है, एक सेकंड के अंदर पास करेंगी। नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स पास करती है, उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। जबकि वेव नंबर भी वही चीज है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, लेकिन इसमें हम यूनिट चेंज कर देंगे। वहां टाइम लिखा था, यहाँ पे हम लेंथ की बात करेंगे। नंबर ऑफ वेव्स
नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू आ यूनिट लेंथ, थ्रू आ यूनिट लेंथ। इसमें आपने क्या कर दिया, डिस्टेंस की लिमिटेशन लगा दी है, थ्रू आ यूनिट लेंथ। यानी एक अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसमें से कितनी वेव्स पास करती हैं, 1 नैनोमीटर लेंथ है उसमें से कितनी वेव्स पास करेंगी। द नंबर ऑफ वेव्स, गौर से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का डिफरेंस क्या है। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर सेकेंड, जब टाइम की बात आ गई तो फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट लेंथ, अब यूनिट लेंथ किसी भी डिस्टेंस के अंदर हो सकती है, हम पर मीटर के अंदर इसको लेते होते हैं, यानी मीटर में हमने यूनिट लेंथ लेनी है और जब हम इसको जो है वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो पर मीटर इसका जो है वो यूनिट आ जाएगा। पर नैनोमीटर भी हो सकता है, पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, बट एवर ये फोटॉन्स या रेडिएशंस को देखते हुए हम लिखते होते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट लेंथ, ये क्या हो गया, वेव नंबर होगा। वेव नंबर को हम शो करते हैं न्यू बार, फ्रीक्वेंसी न्यू से है और आपके पास ये क्या हो गया जी, न्यू बार हो गया। क्लियर, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा न्यू से, वेवलेंथ का ये यूनिट है और ये आपके पास क्या है जी, वेव नंबर है। अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरफ, जो मैंने यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस लिखी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यहाँ पे हम इसकी डेरिवेशंस कर लेते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नहीं जी, हमने लिखा E इज इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम हो जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें, आपके पास आएगा न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। व्हाट इज सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी की वैल्यू कितनी है, 3 इज मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे न्यू की जगह पे, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। इसको हम यूं लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी 1 ओवर लेमडा। 1 ओवर लेमडा को हमने साइड पे कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। अब 1 ओवर लेमडा क्या है, 1 ओवर लेमडा इज द वेव नंबर, वेव नंबर इज द 1 ओवर लेमडा। तो हम एच सी और उसकी जगह 1 ओवर लेमडा को रिप्लेस कर देंगे न्यू बार से। तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन बनते हैं और तीनों को आपने जो है वो देखना है। E इज इक्वल टू एच न्यू, पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन है जी E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। तीसरा एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। अब इसमें देखें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, मैं उसको जो है वो रेड बोर्ड मार्कर से मेंशन करता हूं। कांस्टेंट है जी, पहली इक्वेशन में E इज इक्वल टू एच म्यू, इसमें H कांस्टेंट है। उसके बाद E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा में H और C कांस्टेंट है। E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार में आपके पास E और C कांस्टेंट है। अब अगर हम इनके कांस्टेंट को इक्वल साइन के साथ प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर दें तो हम देखते हैं जी बाकियों का रिलेशन क्या निकलेगा। E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, ठीक है। अब लैम्डा के साथ E का रिलेशन देखें, ये आपके पास जो है डिनोमिनेटर में है, आपके ये आ जाएगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी एनर्जी कम, जितनी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे भी देखें आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। तो ये 3 एक्सप्रेशन आपके पास बने, तीनों की मैंने डेफिनेशन लिखी थी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर। इसमें सिर्फ वेवलेंथ है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, और जबकि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ये दोनों के हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को आप अच्छी तरह से देखेंगे, रीड आउट करेंगे। जब तक आप इसको नहीं समझ पाते, आपको बोहर का एटॉमिक मॉडल और उसके बाद उसकी थ्योरी और आगे आने वाले टॉपिक्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो इस टॉपिक को देखें, अच्छी तरह से रीड आउट करें, कोई भी क्वेश्चन है मुझसे जो है वो डिस्कस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।